आज हम कहानियों के बारे में बात करेंगे। आपको कहानियां सुनना पसंद है? सभी बच्चों को, जैसा कि हमें पता है कि कहानियां सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आज हम लोक कथाओं की बात करेंगे। लोक कथा क्या होती है? लोक कथाएं वो होती हैं जो कई सालों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है राग की रस्सी, जो रिमझिम भाग 5 का पहला पार्ट है। कहते हैं लोक कथा अपने समाज की संस्कृति, रीति रिवाज आदि के बारे में बताता है। यदि हमें किसी समाज के, किसी राज्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें वहाँ की लोक कथा पढ़नी चाहिए। आपने आज तक कभी कोई लोक कथा पढ़ी है? मुझे पता है, तीसरी कक्षा की रिमझिम भाग 3 में बहादुर बिट्टो, आपने ये पंजाब की लोक कथा पढ़ी है जिसमें बिट्टो की बहादुरी की बात की गई है। और चौथी कक्षा में आपने मुफ्त यह कहानी पढ़ी है जो गुजरात की लोक कथा है। लोक कथा से वहां के बारे में हमको पता चलता है। और ये जो राग की रस्सी लोक कथा है वह तिब्बत की लोक कथा है। अब इस कहानी में क्या दिया है वो मैं आपको पढ़कर और समझाती हूँ। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगोसोन गाम्पो के मंत्री थे। यहाँ एक राजा और एक मंत्री की कहानी है। राजा का नाम सोनगोसोन गाम्पो और मंत्री का नाम लोनपो गार था। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनपो गार। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। हाजिर जवाबी मतलब आपको पता है? हाजिर जवाबी मतलब तुरंत उत्तर देना, तुरंत उत्तर देना। तो वो बड़े ही चालाक और हाजिर जवाब थे। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बेटे की परीक्षा लेने के लिए, उसे अधिक होशियार बनाने के लिए ऐसा कहा गया है कि मंत्री का बेटा भोला था, उसे समझदारी छूकर नहीं गई थी। उसे चालाक बनाने के लिए, दुनियादारी सिखाने के लिए लोनपो गार ने एक काम दिया। 100 भेड़ें दी। भेड़ पता है आपको? भेड़ के बालों से क्या बनता है? ऊनी कपड़े बनते हैं, कंबल बनता है, जो बहुत ठंडी के दिनों में हमारे काम आता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है। और उसे काम दिया कि आपको ये भेड़ें लेकर जाना है, मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, इनको सुरक्षित वापस भी लाना है, और साथ में आपको 100 जौ के बोरे भी खरीद के लाना है। जौ क्या होता है? जौ एक तरह का अनाज है, जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनती है, ठीक उसी तरह जौ के आटे की भी रोटी खाई जाती है, और भी कई चीजें बनती हैं इससे। तो उन्होंने कहा 100 बोरे जौ आपको लेकर आना है। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोच विचार करने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आया। हल यानी कोई उपाय उसको समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम उतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने जैसी क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया।
जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। इस तरह से उस लड़की की सहायता से लोनपोगार का बेटा अपनी समस्या हल करके 100 जौ के बोरे लेकर घर आ गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर अब उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ और उनके 700 जौ के बोरे लेकर ही आना। एक बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर जौ के बोरे लाया, पर पिता को ये बात अच्छी क्यों नहीं लगी। वो संतुष्ट नहीं हुए उसके इस उत्तर से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा खुद अपनी अक्ल से, अपना दिमाग इस्तेमाल करके इस समस्या का हल निकाले। लेकिन जब उनको पता चला कि उसकी मदद तो एक लड़की ने की है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर से उसे दोबारा शहर भेज दिया। अब दोबारा वो इस समस्या का हल कैसे करता है? एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा पहुंचा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल उससे कह सुनाई। अब तो 100 जौ के बोरों के बिना मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनके 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो इस बार भेड़ के सींग बेचकर उसने जौ के बोरे खरीदे और वो घर वापस आ गया। और आकर भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई, जैसे कि उसकी जीत हुई हो। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। राख मतलब जले हुए कागज या पत्तों के बाद जो कुछ बच जाता है उसको राख कहते हैं। और अगर मोटी रस्सी को जला दो तो उसकी ऐंठन जो होती है वो नहीं जाती है, और बिल्कुल जली हुई राख हमें रस्सी की तरह दिखाई देती है। तो मंत्री ने, लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से कहो, क्योंकि अब उनको लगने लगा था कि बार बार ये लड़की इसकी मदद कर रही है, क्या सचमुच में ये बहुत बुद्धिमान है। अब अपने बेटे को छोड़कर उन्होंने उस लड़की की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि जाओ और उस लड़की से कहो कि राख की रस्सी बना कर दे। और बदले में लड़की भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी पड़ेगी। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि जली हुई रस्सी, वो राख रस्सी की तरह तो दिखेगी, लेकिन उसको उठाना संभव नहीं होगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के एक सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील समेत यानी पत्थर के टुकड़े पर जलाकर पूरा पत्थर के साथ वह उनके पास ले गई और उनको पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी।
लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपुगार ने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। कहानी पूरी होती है। अब इस कहानी में लड़की की समझदारी की बात की गई है। लड़की सचमुच होशियार थी और पिता ने अपने बेटे के लिए एक समझदार जीवन साथी ढूंढा ताकि बच्चा भोला है, ना समझ है, व्यवहारिक ज्ञान उसको कम है, तो एक चालाक, होशियार और बुद्धिमान लड़की उसके जीवन में रहेगी तो उससे मदद होगी। उसका जीवन कुशल पूर्वक बीत जाएगा। धन्यवाद।